मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को भारत के भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच के बारे में बताएंगे और आज हम इसका रिवीजन भी कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह दुर्बलता मंडल कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह दुर्बलता मंडल कहलाती है। अगला सवाल है आपका, दुर्बलता मंडल किस पर गतिशील होता है? तो दुर्बलता मंडल जो है वो अर्धद्रवित चट्टान पर गतिशील होता है। अगला है, पृथ्वी का भीतरी भाग गर्म क्यों है? तो भाई पृथ्वी का जो भीतरी भाग है वो गर्म क्यों है? जिसका जवाब है, पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा विसरित ऊर्जा से भीषण ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए पृथ्वी का भीतरी भाग गर्म होता है। अगला सवाल, पृथ्वी के अंदर भीषण ताप क्या करता है? तो पृथ्वी के अंदर भीषण ताप के द्वारा द्रवित चट्टानों में संवहनीय तरंग उत्पन्न हो जाता है। संवहनीय तरंग उत्पन्न हो जाता है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, भूगर्भीय प्लेट किसे कहते हैं? ऊपर उठती तरंगों से पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपर उठती संवहनीय तरंगों से पृथ्वी की ऊपरी परत बड़े बड़े भूखंडों में बट जाती है, जिन्हें भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। अगला सवाल है, मुख्य भूगर्भीय प्लेट कितने हैं? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि मुख्य भूगर्भीय प्लेट 7 है। अगला सवाल है, अपसारी प्लेट किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, कहीं कहीं भूगर्भीय प्लेट एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं या दूर होते जाते हैं, और दूर होते जा रहे इस प्लेट को अपसारी प्लेट कहा जाता है। अगला सवाल है, अभिसारी प्लेट किसे कहते हैं? तो भाई अभिसारी प्लेट किसे कहते हैं? कहीं कहीं भूगर्भीय प्लेट एक दूसरे के नज़दीक होते जाते हैं और नज़दीक हो रहे इस प्लेट को अभिसारी प्लेट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए, भारत के पश्चिमी मध्य भाग में काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? भारत के पश्चिमी मध्य भाग में काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका जवाब है, लावा प्रवाह के कारण। लावा प्रवाह के कारण कड़ी बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी मध्य भाग में। तो पश्चिमी मध्य भाग में लावा प्रवाह के कारण कड़ी बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, जो टूटकर काली मिट्टी का निर्माण करती है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा भाग कभी समुद्र में नहीं डूबा? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार कभी भी समुद्र में नहीं डूबा। अगला सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? तो इसके बारे में तो सारे बच्चों को पता होगा। संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है। अगला सवाल, हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, हमारे पुस्तक में 8,848 मीटर है, परंतु अब इसकी ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गई है, जो गूगल बताता है, और वो ये बताता है कि अभी तत्काल हिमालय की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। अगला सवाल, हिमालय का पूर्व मोड़ क्या कहलाता है? हिमालय
का जो पूर्व में मोड़ है उस मोड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम को जाना जाता है नगा, पटकाई, बूम और लुसाई। अगला सवाल है हिमालय का पश्चिमी मोड़ का नाम बताओ। मतलब हिमालय का जो पश्चिमी मोड़ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुलेमान, किरथर। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, भारत का दक्षिणी भाग कैसा इलाका है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी इलाका है। अगला सवाल है पठारी इलाका की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो देखिए पठारी इलाका की ऊंचाई जो है 400 से 2600 मीटर के बीच देखा जाता है। अगला सवाल है पठारी इलाका में पाई जाने वाली पहाड़ियों के नाम बताओ। तो पठारी इलाका में पाई जाने वाली पहाड़ियों के नाम हैं अरावली, विंध्य, सतपुरा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगला सवाल है भारत में मैदानी भाग कहाँ है? तो भारत में जो मैदानी भाग है वो हिमालय और दक्षिणी पठार के बीच में है। हिमालय और दक्षिणी पठार के बीच में है। अब नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए है हमारे देश के भौतिक स्वरूप में क्या पाई जाती है? हमारे देश के भौतिक स्वरूप में क्या पाई जाती है? तो इसका साधारण सा जवाब है हमारे देश के भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। अगला सवाल है भारत में उच्चावच के कितने प्रमुख रूप मिलते हैं? तो भारत में उच्चावच के प्रमुख 3 रूप हैं। पहला है पहाड़ जो कि 30% है, दूसरा है पठार जो कि 27% है और तीसरा है मैदान जो कि 43% है। अगला सवाल भारत के भौतिक रूपरेखा के निर्माण में कितना समय लगा है? तो देखिए भैया इसके बारे में तो भारत के भौतिक रूपरेखा के निर्माण में कितना समय लगा, तो इसको साधारणतः लोग बोल देते हैं करोड़ों वर्ष लगा। भारत के भौतिक रूपरेखा के निर्माण में कितना समय लगा? तो करोड़ों वर्ष लगा। अगला सवाल है भौतिक रूपरेखा के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? तो भौतिक रूपरेखा के निर्माण में भूगर्भीय क्रियाकलाप का भूमिका होता है पहला, और दूसरा है बाह्य शक्ति का भी भूमिका होता है। बाह्य शक्ति के अंतर्गत आता है अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण इत्यादि। अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना भाग कौन है? तो भारत का सबसे पुराना भाग कौन होगा? प्रायद्वीपीय पठार होगा। अगला सवाल है प्रायद्वीपीय पठार पर क्या मिलता है? तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार पर आपको मिल सकता है पहाड़ियाँ, श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियाँ भी मिलेगा, श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियाँ भी मिलेगा और भ्रंश घाटियाँ। ये सारे चीज़ आपको दक्षिणी पठार पर मिलेगा या प्रायद्वीपीय पठार पर मिलेगा। अब नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए है कि भारत के मैदानी भाग का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो देखिए ऐसे तो बहुत नदियों का योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से भारत का जो मैदानी भाग बना हुआ है वो 2 नदियों से बना हुआ है, और वो है सिंधु नदी और वो है गंगा नदी। अगला सवाल है समुद्र तटों पर कैसा मैदान पाया जाता है? तो मेरे भाई समुद्र तटों पर जो मैदान पाया जाता है वो सकरा मैदान की पट्टी है, सकरे मैदान की पट्टी है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए प्रमुख विवर्तनिक भूखंड या प्लेट कौन कौन है? तो प्रमुख विवर्तनिक भूखंड या प्लेट है पहला प्रशांत भूखंड, दूसरा उत्तर अमेरिका भूखंड, तीसरा दक्षिणी अमेरिका भूखंड, चौथा अफ्रीकी भूखंड, पांचवा यूरेशियाई भूखंड जिससे हमारा गोंडवाना क्षेत्र वाला टकराया है, और पांचवा भारतीय भूखंड, और छठा होगा आपका ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, और सातवां है अंटार्कटिका भूखंड। अगला सवाल
करोड़ों वर्ष पहले भारत की स्थिति किस गोलार्ध में थी? तो करोड़ों वर्ष पहले भारत की जो स्थिति थी भैया, वो दक्षिणी गोलार्ध में थी। भारतीय भूखंड उत्तर की ओर जब खिसका तो वो किस भूखंड से टकराया था? तो वो टकराया था यूरेशिया भूखंड से। अगला सवाल है, हिमालय के निर्माण काल की दो घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो हिमालय के निर्माण काल की दो घटनाएं हैं। पहला, अरब सागर का अस्तित्व। जब अरब सागर अस्तित्व में आया तो ये भी घटना हिमालय के निर्माण काल की है। और दूसरा है दक्षिणी पठार का पश्चिमी भाग अवतलित होना। इन दो कारणों से हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है ऐसा नहीं बोल सकते हम, बल्कि ये कह सकते हिमालय के निर्माण काल की दो घटनाएं हैं। उसी समय में अरब सागर अस्तित्व में आया था और दक्षिणी पठार का पश्चिमी भाग अवतलित हो गया था। अगला, दक्षिणी पठार का अस्तित्व कब से चला आ रहा है? दक्षिणी पठार जो है उसका अस्तित्व कब से चला आ रहा है? तो वो आध महाकल्प से चला आ रहा है भैया। अगला सवाल है, दक्षिणी पठार की रचना किस चट्टानों से हुई है? तो दक्षिणी पठार की जो रचना है वो आग्नेय चट्टान से एवं रूपांतरित चट्टान से हुई है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा भाग सबसे ऊंचा है? तो भैया यहाँ पर तो भारत में मैदान है, पठार है और पर्वत है, तो सबसे ऊंचा कौन होगा? पर्वतीय भाग है, मतलब पहाड़ वाला भाग है, मतलब हिमालय के तरफ वाला क्षेत्र है। और नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए, भारत का कौन सा भाग सबसे ऊंचा है? तो भैया भारत का कौन सा भाग सबसे ऊंचा है? तो आपको बोलना है पर्वतीय भाग है। और अगला सवाल है, भारत का कौन सा भाग सबसे नीचे है? तो सबसे नीचे में कौन आएगा? तो सबसे नीचे में मैदान होगा। अगला सवाल है, दक्षिणी पठार किसका खंड था? तो दक्षिणी पठार जो है वो जो है गोंडवाना भूमि का खंड था। भारत के अंतर्भाग की संरचना किस चट्टान से हुई है? भारत के उत्तर भाग की जो संरचना है, भारत के उत्तर में तो आपका पर्वतीय इलाका है, तो भारत के उत्तर भाग की संरचना किस चट्टान से हुई है? तो भैया ये हुआ है परतदार चट्टान, इसको बोल सकते हैं, या परस्तरीय चट्टान बोल सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर परतदार चट्टान या परस्तरीय चट्टान मुड़ेगा तो वो कैसा पर्वत बनाएगा? तो वो मुड़दार पर्वत बनाएगा, जैसा कि हिमालय है हमारा। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण भाग या उत्तरी भाग के चट्टानों में, भारत के दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग के चट्टानों में कौन ज़्यादा कठोर है? तो देखो भैया, दक्षिणी भाग का चट्टान जो है अधिक कठोर है और उत्तर भाग का जो चट्टान है वो कम कठोर है। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी भाग के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो भारत के उत्तरी भाग के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर है। भारत का कौन सा भाग सबसे बाद में बना है? तो स्वाभाविक है भारत का सबसे बाद वाला भाग जो बना है वो कौन होना चाहिए? मैदानी भाग। भारत का मैदानी भाग किस मिट्टी से बना है? तो भारत का जो मैदानी भाग है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। अगला सवाल है, भारत के मैदानी भाग के मिट्टी की मोटाई लगभग कितनी मीटर है? तो इसकी जो मोटाई है लगभग 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए, भारत के मैदानी भागों में कौन सा ऐसा क्षेत्र है
जो जल विभाजक का काम करता है। तो जल विभाजक का काम कौन करता है भैया? वो है दिल्ली का क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए, दिल्ली के पश्चिम में कौन कौन सी नदियां बहती है? तो दिल्ली के पश्चिम में अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से सतलुज नदी और चेनाब नदी बहती है। अगला सवाल है, दिल्ली के अगर पूरब की बात करें, पश्चिम में तो सतलुज नदी और चेनाब नदी था, अगर हम बात करें कि दिल्ली के पूरब में कौन कौन सी नदियां बहती है, तो हमको बोलना है दिल्ली के पूरब में गंगा नदी, यमुना नदी और गोमती नदी बहती है। अगला सवाल है, अरावली का क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए, इसको दो दृष्टि से दो ढंग से बताया जा सकता है। अगर दिल्ली में हैं आप तो आप ऐसे बोलेंगे कि अरावली का क्षेत्र कहाँ है, तो आप बोलिएगा दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट सवाल है, अरावली के क्षेत्र में वर्षा किस प्रकार होती है? तो देखो भैया, अरावली के क्षेत्र में वर्षा किस प्रकार होती है? तो यहाँ वर्षा ना के बराबर है, मतलब वर्षा की काफ़ी कमी होती है, और कमी होने के कारण यहाँ पर क्या रहेगा? शुष्क रहेगा। मतलब अरावली में वर्षा की कमी होती है और यहाँ शुष्क रहता है, अरावली में शुष्क रहता है। अगला सवाल है कि अरावली का क्षेत्र मरुस्थल में क्यों बदल गया? तो अरावली का क्षेत्र मरुस्थल में नहीं बदलेगा जब है यहाँ वर्षा की कमी और हमेशा यहाँ शुष्क रहता है, तो भैया अरावली का क्षेत्र मरुस्थल तो बनेगा ही। तो अगर आपसे पूछे कि अरावली का क्षेत्र मरुस्थल में क्यों बदल गया है, तो यही जवाब देना है कि वर्षा की कमी होती है यहाँ पर और यहाँ शुष्क रहता है, इसी दो कारणों से यहाँ पर मरुस्थल बन गया है। अगला सवाल है कि अरावली के क्षेत्र का जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। अगला सवाल है, भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कितने विभागों में बांटा गया है? तो देखिए, भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कुल मिला के 6 भागों में बांटा गया है। मतलब भारत के भौतिक स्वरूप अगर भारत का पढ़ना है तो आपको 6 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मतलब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोग पढ़ेंगे कि अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में क्या क्या होता है। दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, बीच में मैदान भी है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना है कि उत्तर का विशाल मैदान में क्या क्या है, क्या क्या किस प्रकार की मिट्टी से बनी है, ये सब सीखेंगे। और तीसरा है दक्षिण का पठार, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और चौथा है समुद्र तटीय मैदान, समुद्र के तट पर भी सकरा पट्टी होता है उस मैदान का, तो उसकी क्या खूबी है, उसमें क्या क्या होता है नहीं होता, ये सब सीखना है। और पांचवा है भारतीय मरुस्थल के बारे में, इसके बारे में भी जानेंगे। भारतीय द्वीप समूह, इतना पढ़ने के बाद आपको द्वीप समूह में भी चलना पड़ेगा। अंडमान निकोबार, और एक तो कौन होता है, अंडमान निकोबार हो गया, और एक होता है आपका अंडमान निकोबार है भैया, और एक तो कौन होता है, हाँ। तो इसी प्रकार से भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कितने विभागों में बांटा गया है? तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, भारतीय द्वीप समूह इत्यादि। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।